अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। अजीम, कराची के हवाले से आज बात करेंगे। चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह साहब का कुछ देर पहले बयान आया था कि कराची में जो बड़े जराइम हैं उन पर हमने काबू पा लिया है। अगर आप देखें तो चौधरी निसार साहब भी यही बात कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, और नवाज शरीफ साहब खुद भी कह चुके हैं कि कराची में अमन कायम करने में हमारी जमात का और हुकूमत का एक बड़ा रोल है। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि एमक्यूएम जो कि कराची की सबसे बड़ी जमात है वो मुश्किलात में है। कल अल्ताफ हुसैन साहब को बेल की एक्सटेंशन तो मिल गई, लेकिन मुश्किलात अभी खत्म नहीं हुई एमक्यूएम पर से। इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। जुडिशल कमीशन भी बन चुका है, तमाम पार्टीज अपने शवाहिद भी लेके जा रही हैं, और वो पार्टीज जो कि जुडिशल कमीशन की मुखालफत कर रही थी उन्होंने भी धांधली के खिलाफ अपने शवाहिद जमा किए हैं। तहरीक इंसाफ जो कि जिसकी मर्जी के बाद, जिसके प्रेशर के बाद ये जुडिशल कमीशन बना है, उन्होंने अब तक जो है अपने शवाहिद नहीं दाखिल किए। वो कह रहे हैं कि हफीज पीरजादा साहब आ जाएंगे, फिर जो है हम एविडेंस अपने वहां पर डालेंगे। तमाम इशूज पर आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब ने। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया। शेख साहब, कराची के हालात पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। हालात काफी बेहतर हैं। जो बड़े जराइम थे वो वाकई हमने देखा है कि कमी उसमें नजर आई है। आप नवाज शरीफ साहब पे बड़ी तनकीद करते हैं, लेकिन कराची में आज अगर अमन बेहतर हुआ है तो इसका क्रेडिट वफाकी हुकूमत को देंगे या नहीं देंगे? वफाकी हुकूमत कहीं नजर ही नहीं आ रही, क्रेडिट किसको दूं? कौन है वहां वफाकी हुकूमत का? मेरे वहां रियलिटी ये है कि रेंजर्स, आर्मी और सारे लोग बेहतर कर रहे हैं, और मैं क्रेडिट उस वक्त दूंगा अगले महीने जब बड़े बड़े मछेरे और बड़ी बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, और वो लोग जिनके बारे में ये क्या कहते हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग वाले होते हैं, हवाला लगाने वाले, जिन्होंने बयान दिया कि 5-5, 7-7 अरब रुपया, बिलियन रुपीस हमने बाहर भेजे हैं। और एमक्यूएम के बाद पीपल्स पार्टी की बारी है। पीपल्स पार्टी तैयार रहे, बिल्कुल तैयार है। पीपल्स पार्टी को भी झटका, इतनी जोर का करंट लगेगा जितनी जोर का एमक्यूएम को लग रहा है। और जो गंदे अंडे आसफ जरदारी साहब ने कहा है, उनका ऑमलेट बनेगा। गंदे अंडे या डस्टबिन में जाएंगे या ऑमलेट बनेगा। तो आप समझते हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग केस जो इस वक्त सिर्फ एमक्यूएम पर है, उसका बाद में जो है असर पीपल्स पार्टी पर भी आएगा? तो पीपल्स पार्टी पर आएगा तो नून लीग पर क्यों नहीं आएगा फिर? क्योंकि हमारे यहाँ तो हर सियासतदान ने अपने पैसे बाहर भेजे हुए हैं ना, और मुझे नहीं लगता कि किसी ने एक लेजिटिमेट तरीके से पावर है उनके पास, तो लॉन्ड्रिंग की कोई केस बनाने की जरूरत नहीं ना। वजीर खजाना ने खुद कोर्ट में बयान दिया हुआ है, उसमें तो मैं समझता हूं इतना सॉलिड बयान है कि एक एक लाइन और एक एक पैरे पे इसहाक डार साहब के दस्तखत हैं। तो असल मसला जो है कि मुल्क इस बहरान से, एमक्यूएम के मसले से, फिर पीपल्स पार्टी और जो सऊदी अरब यमन के हालात हैं, इससे ज़रा निकल आए तो ये 4-5-6 महीने सियासत होगी। कबड्डी 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 खेली जाएगी इस पाकिस्तान में, और जलसा और जुलूस खेला जाएगा। बड़ी सारी चीज़ें, जुडिशल कमीशन, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, सऊदी अरब, यमन, इंटरनल पॉलिटिक्स, बजट, जीडीपी क्या आ गई है जी? हम बर्मा श्रीलंका से भी नीचे हैं। चलो बांग्लादेश तो छोड़ो, इंडिया तो छोड़ो, आप मुझे बताएं जनूबी एशिया में हम किससे आगे हैं? सबसे भैं पटास हो गई है हमारी, सत्यानाश हो गया हमारा। 4 पे या 4.1 पे, ये भी अगर हम मान लें 4.1 पे है, तो इस सारे खित्ते में हम तरक्की करने वाले सबसे नाहल, नलायक, निकम्मे, निकट्ठू लोग हैं। और जो बर्मा से भी नीचे चला गया है, और जिस मुल्क का भी नाम लें उससे नीचे चला गया। और बजट के साथ साथ एक मुसीबत जो इन गर्मियों के महीने पर अवाम पर तो आती है, लेकिन हुकूमत पर भी आती है, वो है लोड शेडिंग, जिसका आगाज हमने ऑलरेडी देख लिया है। देखिए, लोड शेडिंग आज 1 घंटा बढ़ गई है। कोई 1 मेगावाट बिजली बढ़ी है। चीन के सरबराह आ रहे हैं, बड़े काबिल इज्जत हैं, उनके बयानों से ये 6 महीने गर्मियों के निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका जो एटॉमिक पावर स्टेशंस हैं वो अभी उनके कितने मेगावाट के कराची में और मुजफ्फरगढ़ में लग रहे हैं, मुझे उसका एग्जैक्ट पता नहीं है। लेकिन ये है कि कराची और मुजफ्फरगढ़, इस इलाके में वो नए जो उन्होंने काम शुरू कर दिया है, उससे कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब के लिए मेरा ख्याल है कई गर्मियां अभी ऐसे ही हैं, अगर उन्होंने यहाँ रहना है। शेख साहब, कराची के हवाले से आप कह रहे हैं कि जो कुछ किया है वहां पे पुलिस ने किया है, रेंजर्स ने किया है, फौज ने बात करता, रेंजर्स और फौज की पुलिस की कुर्बानियां तो है ना वहां पर। अगर कुर्बानी तो देखें, मेरी तरह अगर मैं नीचे यहां से उतरा था समा पे, मुझे अगले ने बड़ी स्नैपर किंग राइफल से गोली मारी थी, वो बुलेट प्रूफ थी, तो मैं बच गया, स्लिप हो गई, नीचे लगी। पुलिस वालों ने कहा फोरेंसिक रिपोर्ट में अभी तक ऐसी गोली नहीं निकली, कहां से बनाई है, लाल वैली में तो नहीं बनी। बच जाना और मर जाना, पुलिस का शक आपके तरफ ही जा रहा था। मेरे पे तो जब तक मैं मरूंगा नहीं, शक मेरे पे ही है। पिछली दफा भी जब मुझ में हमला हुआ, 5 लोग मेरे 3 शहीद हुए साथी,
इन्होंने कहा जनाब ये तो गोलियां इन्होंने खुद अपने ऊपर मंगवाई थी। सो आम आदमी जो होता है, जिस आदमी के साथ कोई लोगों का मोहब्बत और प्यार तो होता है, लेकिन उसके साथ लोगों के एसेट्स या लोगों का कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होता, उसकी मौत ऐसे ही होती है जैसे मौसम खजा के पत्ते यहाँ से उड़े उस खेत में चले गए, उस खेत से उड़े उस खेत में चले गए। लेकिन देखिए, यहाँ मरता भी बड़ा आदमी है और पैदाइश भी बड़े आदमी के घर होती है, जिसकी भी होती है। शेख साहब, लेकिन नवाज शरीफ साहब को ये क्रेडिट तो जाता है ना कि एक सियासी स्टैंड तो लिया है ना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्रिमिनल्स के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन बहुत सारे क्रिमिनल्स की वाबस्तगी एमक्यूएम से भी निकल रही है, तो एक सियासी स्टैंड भी तो लेना होता है ना जमात को, और वो लेने के लिए हर पार्टी में तो हिम्मत नहीं होती। अगर लिया होता, मैं कहता लिया। देखिए, देयर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस, देयर इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट फेस बिहाइंड ए केस। कराची के पीछे ना मरकजी हुकूमत है, ये इसी तरह जैसे कल आप कहेंगे देखें जनाब शुमाली वजीरिस्तान में सब अच्छा हो गया, ऑपरेशन शुरू हुआ तो फिर पहले तो देखें मुज़ाकरात पे आप लोग जाते रहे, हमें तो क्योंकि बुलाते नहीं, हम तो मुल्क दुश्मनों की लिस्ट में आते हैं ना। इस मुल्क में जो इख्तियार का दुश्मन है उसको भी मुल्क का दुश्मन कंसिडर किया जाता है। ये रेजोल्यूशन देख ली है, मैं बैठा हुआ था हाल में, अगर मुझे बुलाया जाता मैं जरूर बेहतर बात करता, लेकिन हर एक पार्टी के लीडर को बुलाया है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इसको वहीं बैठा रहने दो, स्पीकर कहता है इसको बोलने ना दो, फिर मैं किधर जाऊं बताएं। और मैं ये प्रोग्राम भी कम करने लगा हूं, मैं समझता हूं इन प्रोग्रामों से भी लोगों को हौसला मिलता है और लोग समझते हैं हमारी बात हो रही है। लोग अगर बाहर नहीं निकलते, लोग अगर अपनी जस्तजू के लिए, अपने हक के लिए, अपने मुतालबों के लिए बाहर खुद नहीं आते, तो ये टॉक शो तो इस हुकूमत को नहीं उतारने देते। और एक इंटरव्यू में समा के साथ ही इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं कुछ हद तक क्रेडिट देता हूं नवाज शरीफ साहब को, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि इसमें यकीनन रेंजर्स और फौज की जो है वो बड़ी खिदमात है और बड़ी किरदार है उनका। बड़ी कोशिश की थी आपने शेख साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम को करीब लाने की। एक तो जब वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वाला मामला हुआ था जिसमें आपका भी नाम आया था, तब आप ये सोच रहे थे कि दोनों जमातों को, और आपने कोशिश भी की थी दोनों जमातों को करीब लेकर आए। फिर ये जब धरना जारी था उस वक्त भी आपने ये कोशिश की एमक्यूएम और पीटीआई करीब आ जाए, लेकिन सर ये तो और दूर होते जा रहे हैं। काफी दूर हो गए। मैं किसी की पार्टी पॉलिसी तो नहीं चेंज कर सकता। अवामी मुस्लिम लीग एक छोटी पार्टी है, शेख रशीद को अल्लाह ने अकेली सीट दी और पिंडी के लोगों का अल्लाह के बाद मैं शुक्रगुजार हूं। मेरे पास अगर 5-10 सीटें होती तो मैं एक बड़ा फैसला कुन रोल अदा करता, लेकिन ये फैसला तो तहरीक इंसाफ ने करना था। मैं तो पहले चाहता था इमरान खान बन जाए। ये कहना गलत है कि एमक्यूएम ने उनको ऑफर की थी, मैंने एमक्यूएम को सजेशन दी थी, वो तैयार नहीं थे। ये जिसने भी बयान दिया बिल्कुल गलत दिया है। एमक्यूएम ने कहा आप हो जाएं। जब मेरी बारी आई तो वहां ऐसे लोग मेरे मेहमान हैं, उन्होंने 4-5 ने कहा नहीं जनाब अली ये तो डकार मार के खा जाएगा सारी असम्बली को। क्योंकि देखें पार्टियों में ऐसे नए मेंबर हैं जो पार्टियों से असम्बलियों में अपने रोल के जरिए अपना एक फ्यूचर देख रहे हैं, और बाज वो लोग हैं जो ये देखते हैं कि इस असम्बली के जिंदा रहने से सियासत के फ्यूचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जमहूरियत और दागदार होती है। तो ये दूरियां जो बड़ी हैं, इसमें गलती पर कौन है आपके ख्याल में? किसने जो है गलत किरदार अदा किया है, किसने कोई गलत सियासत की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या एमक्यूएम ने? देखें अब मेरा ख्याल है इलेक्शन गुजर जाए फिर बात करेंगे। अभी भी आप साइड नहीं ले रहे, न्यूट्रल खड़े हैं दोनों जमातों के दरमियान, क्योंकि इत्तेहादी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहादी हूं, पर इमरान खान के जलसे में कराची नहीं जा रहा। कराची के जलसे में आप नहीं जाएंगे, इसकी क्या वजह है? एमक्यूएम को नाराज नहीं करना चाह रहे? देखें सियासत आज की नहीं होनी चाहिए, सियासत कल के लिए होनी चाहिए। और ये मैंने बात खान साहब से भी अर्ज की कि सारी दुनिया से लड़ाई नहीं ली जा सकती। ठीक है एमक्यूएम से उनका ख्याल है कि उनकी बड़ी कराची में वोट है और बड़ा उनका वोट बैंक बढ़ गया, और उसमें एमक्यूएम से नफरत का इजहार सबसे ज्यादा है, और उनकी एक लीडर को गोली लगी है, इन्होंने कत्ल किया है। ये सारी बातें दुरुस्त हैं, बस सियासत का दिल होने के साथ साथ दिमाग भी होता है। लेकिन एमक्यूएम से आपकी सियासत का ताल्लुक क्या है? वो कराची में और हैदराबाद में वो स्ट्रांग उनका है, आप यहां पे पंजाब में बैठे हुए, तो आपका कोई उनसे कोई रिलेशन तो नहीं बनता, ऐसा सियासी इत्तेहाद तो आपका नहीं बनता उनके साथ? देखिए मैं किसी के साथ अगर उसको दीवार के साथ लगाया जाए, अगर टारगेट किलरों को मारें आप, फैसल मोटे जैसे लोगों को मारें, और इन सारे लोगों को जिनको पकड़ रही है रेंजर्स, इनको चौकों में गोलियां मारे जाएं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एमक्यूएम एक मतवसत तबके की जमात नहीं है। उसमें डाकू हैं, उसमें कातिल हैं, उसमें टारगेट किलर हैं, उसमें बदमाश हैं, सब कुछ है, बट उसमें पॉलिटिकल वर्कर भी हैं। मैं बचपन से मैंने इल्ताफ हुसैन को सियासत करते देखा है, और जब महाजर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी उस वक्त से मैं जानता हूं।
सो मैं एक सीट को कोई ऐब नहीं समझता। अगर MQM जीत जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तहरीक इंसाफ जीत जाए, जमात इस्लामी चल जाए, 342 के 43 के ऐवान में क्या अर्ज करूं, अब 343-42 के ऐवान में एक सीट की कोई ना हैसियत है ना वो इंप्रेशन देती ये है। दोनों जमातें खुद भी कहती हैं। हाँ। लेकिन ये मुझे बताएं शेख साहब, आपने कहा कि अल्ताफ हुसैन साहब की सियासत को आपने बड़े गौर से देखा है, इस वक्त क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है? प्रेशर बड़ा है उन पे, मनी लॉन्ड्रिंग केस है, फिर यहाँ पे जो है डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में जो मौजम शख्स पकड़ा गया, उन्होंने भी जो इल्जाम लगाया वो उनके पार्टी के एक शख्स पे लगाया हुआ, हमाद सिद्दीकी पर। मैं अखबार देखता हूं, टीवी नहीं लगाता कभी भी। मैंने सुना है कि अल्ताफ हुसैन का जी मुतबादल आ रहा है और माइनस अल्ताफ हुसैन, नो वे। जब तक अल्ताफ हुसैन जिंदा है वही MQM का लीडर है। इन सब लोगों को जिसको गलतफहमी है वो मेरे आज इस बयान से दूर कर लें। एज ए पोलिटिकल वर्कर मैं अरसा से सुन रहा हूं पिछले 15 सालों से माइनस अल्ताफ हुसैन। ये लोगों की यादाश्त बड़ी कमजोर है, कोई माइनस अल्ताफ हुसैन नहीं। जब तक अल्ताफ हुसैन है उसी का नाम MQM है। जो और दिहाड़ीदार और बीच में बस आगे भी चले। लेकिन इन केसेस का नतीजा क्या देख रहे हैं और उससे क्या असरात होंगे MQM पर? अगर कोई ये समझ रहा जा रहा है कि ब्रिटिश पुलिस उसको वहां से निकाल फेंक देगी बाहर, और नहीं, कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नफरत है MQM के लिए सिर्फ NA 246 तक महदूद है, या वाकई वो समझते हैं कि जैसे आप भी कह रहे हैं कि उनमें क्रिमिनल्स भी हैं, भत्ताखोर भी हैं, टारगेट किलर्स भी हैं? इस वक्त तो तहरीक इंसाफ पूरे कराची में, सिंध में तो मैं तहरीक इंसाफ का नहीं देख सकता इस वक्त, क्योंकि इंटीरियर सिंध में तो जागीरदारों की सियासत है। जब तक हुक्मरानी की एक फजा ना बने, इंटीरियर सिंध में आपकी सीटें नहीं निकल सकती। वो देखकर, हवा को देखकर फैसला करते हैं, और उस हवा को देखकर फैसला करने की सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि MQM और तहरीक इंसाफ मुस्तकबिल के इलेक्शन में कंपटीटर हैं कराची हैदराबाद में, या कराची की हद तक तो जरूर है। मतलब MQM को कोई कंपटीशन दे सकता है तो वहां पे तहरीक इंसाफ है। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि सिर्फ तहरीक इंसाफ से है, जब आप कहते हैं कि MQM में सियासी लोग हैं, सियासी पार्टी है, मिडिल क्लास जमात है, बिल्कुल ठीक है, ये इस बात में तो कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर आप ये भी कह रहे हैं कि टारगेट किलर्स भी हैं, क्रिमिनल्स भी हैं, भत्ताखोर भी हैं, तो इनका क्या काम सियासी इनको निकाला जाए बस। देखें, मेरी एक छोटी सी पार्टी है, मुझे संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कराची में बगावत हो गई है जी, बलूचिस्तान में किराए का मसला हो गया जी, पेशावर में ऐसा हो गया जी, बलूचिस्तान के आदमी ने एम्बेसी को लिख दिया वीजे के लिए और फलां लोगों के लिए वीजे में पकड़ा गया, पाया गया। सो लंदन से बैठकर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को और कराची जैसे शहर को चलाना कोई मामूली काम नहीं है। ये जो लोग ये लोग आके घुस जाते हैं पार्टी में और पार्टी को मालूम नहीं चलता, या पार्टी की मर्जी से आते हैं, ये दोनों की जरूरत होती है। कराची के हालात में इसकी इनको शायद MQM को जरूरत भी हो। ये नहीं मैं कहता कि इतने ही सादे हैं MQM वाले, अल्लाह लोग हैं ये कोई तबलीगी जमात के लोग नहीं हैं, ये बिल्कुल कार्रवाई डलवाते होंगे, डालते होंगे, पैसा इनकी ज़रूरत है। लेकिन मैं ये समझता हूँ इट्स माई, क्योंकि इमरान खान से मेरी दोस्ती ही नहीं, मेरा इताद भी है। मैं समझता हूँ कि अर्बन एरिया की पॉलिटिक्स जो कि इमरान खान करता है, उसमें दोस्त जो हैं सियासत को आसान करते हैं, दुश्मन से। मेरा देखें, मैं प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं हूं, मैं अगर सारी दुनिया से लड़ूं तो लड़ूं। अगर मैंने वजीर बनना हो तो मैं चुटकी इस तरह आपके बैठे बैठे फोन से बन सकता हूं। आई डोंट वांट टू। मैं कहता हूं कि यार बेहतर लोगों की तब्दीली आए, बेहतर लोग आए, एक यूथ का क्राउड आया, सारे क्यादत, सारी लीडरशिप मिस 60 है, 64, 65, एक 2-2 साल तो हर सियासतदान अपनी उम्र कम बताता है, मॉडलों की तरह या फिल्म स्टारों की तरह। लेकिन वजीर आपको इस हुकूमत में नहीं बनाया जा सकता, ये तो मैं गारंटी आपको देता हूं, क्योंकि आपको जब बोलने नहीं दिया जाता नेशनल असेंबली में, तो इस हुकूमत से उम्मीद ना रखे आप। मेरी ख्वाहिश भी नहीं है। जब उन्होंने इलेक्शन हो रहे थे, उन्होंने मोहब्बत के इजहार में राब्ता किया, बड़ी शिद्दत से राब्ता किया, चाहे निसार साहब ने, सब लोगों ने। मैंने कहा मैंने इमरान खान को दोस्ती का हाथ बढ़ा दिए। अगर मैं नवाज शरीफ के साथ था तो बेनजीर और पीपल्स पार्टी की सारी हुकूमत मुझसे दोस्ती का हाथ नहीं छुड़ा सकी। तो अब अगर इमरान खान के साथ हूं तो मैं जीतूं या हारूं, मैं इमरान खान के साथ। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद ग्रैंड अलायंस के हवाले से बात करेंगे। आज परवेज मुशर्रफ साहब की मुलाकात हुई है नबील गबोल साहब से, और खबरें ये कि मुशर्रफ साहब ने उनको बताया है कि ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है पीपल्स पार्टी और PMLN के खिलाफ। उसमें नबील गबोल साहब को भी शमूलियत की दावत दी है, और उनमें मजीद कौन कौन लोग हैं और उसका कितना असर हो सकता है पाकिस्तान की सियासत पर, इस पर बात करेंगे शेख साहब के साथ एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। शेख रशीद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। शेख साहब, कराची के हवाले से एक और अहम सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि आप क्या समझते हैं, वहां पे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने ये अब सोच लिया है कि क्रिमिनल्स को खत्म करना है कराची से, चाहे वो किसी सियासी जमात में हो चाहे वो एमक्यूएम में हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे पकड़े गए जिनका ताल्लुक एमक्यूएम से जाहिर किया जा रहा है। या आप समझते हैं ये एमक्यूएम के खिलाफ वाकई कोई साजिश हो रही है जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है? देखें, जब फौज या रेंजर्स को भी मैं फौज समझता हूँ। मैं बड़ा हैरान होता हूँ जब कहते हैं जी रेंजर्स किसी ऑपरेशन की तैयारी या फैसला करती है, उसकी बड़ी स्टडी होती है उसके पीछे। उनके भी थिंक टैंक होते हैं, उनके कोर्सेज प्रमोशन के होते हैं। उसमें मेरा ख्याल है जितना थीसिस कराची पे होगा वो इस माइन्यूटली स्टडी करते हैं कि फौज की यानी लाल हवेली भी उनका सब्जेक्ट रहा है, फैंटम ऑफ लाल हवेली है जी, ये उनका सब्जेक्ट है। जिस आदमी ने अफसर बनना है उसने उसमें स्टडी की है जी। और एक और जुमला नहीं बोलना चाहता कि यानी 2-3 ब्रिगेडियर्स की थीसिस हैं लाल हवेली पे भी। अब आप कराची पे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके कितने स्टडी होगी जब वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि बास टारगेट किलर्स गवर्नमेंट यानी इंटरनेशनल रैकेट का हिस्सा बन जाते हैं और वो इंटरनेशनल एजेंसियों के लिए पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। जब उनकी डीप स्टडी होती है और वो ऐसा ख्याल जो है वो बावर कराने में कामयाब हो जाते हैं कि ये पाकिस्तान दुश्मन एजेंसियों के साथ इनके राब्ते हो गए, फिर ऑपरेशन इज मस्ट। नहीं तो इस वक्त कौन ऐसे आप कह रहे हैं कि कौन से ऐसे रैकेट्स हैं जो कि पाकिस्तान दुश्मन काम कर रहे हैं बाहर की एजेंसीज के साथ मिलकर? मेरे कहने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं समझता कि ये 40-40, 50-50 कत्ल करने के बाद जिस पार्टी में भी है, मुझे इससे कोई डर नहीं है। बट ऑफ कोर्स पार्टी की सरपरस्ती के साथ ये हो रहा होगा। बाज का पार्टी इनके नीचे लग जाती है। ये पार्टी की देखें, मैं अपने बचपन से देखता हूं, या जो बड़ा बदमाश होता है बिल आखिर उसने मरना होता है। एक दिन छोटा बदमाश जो है ना वो बड़े बदमाश के गले पे पड़ता है ताकि इलाके में ये तासर पैदा हो कि आई एम बिगर देन हिम, मैं इससे बड़ा बदमाश। सो ये जो कंटुटे होते हैं, ये जो बदमाश और टारगेट किलर होते हैं, 2 नंबर के लोग होते हैं, ये इतनी अहमियत इख्तियार कर लेते हैं कि मिनिस्टर्स और क्या हाल था रिमांड डकैत का जी, क्या रिमांड डकैत का भी आप बात करें ना, एमक्यूएम के भी है, ठीक है। ये कराची के डाकू जो है ना, कंटुटे जो है, टारगेट किलर जो है, बिल आखिर ये टके की सोच रखते हैं और आम गरीब लोगों को। इस वक्त साजिश नहीं है एमक्यूएम के खिलाफ, आप समझते हैं कि वाकई ये एक ऑपरेशन क्लीन अप है, साजिश नहीं हो रही उनकी जमात के खिलाफ? देखें, जैसे वो कहते हैं हमारे साथ 90s में जो हुआ है। देखें 90s हर एक आदमी का अपना तजुर्बा है। जब 90s में जो कुछ हुआ उसके साथ एमक्यूएम खत्म नहीं हुई जी, ये ज़हन में रहें। पार्टियों के साथ जो पार्टियां जो हैं, अगर वो एक कौमियत को रिप्रेजेंट करती हैं, तो अगर वो अंडर प्रेशर आती हैं तो उसका वोट, उस इलाके के लोग ज्यादा वोट उसको देते हैं। लेकिन अगर एमक्यूएम इन टारगेट किलरों से निजात दिला ले अपने आप को, इन डाकुओं से, भत्ताखोरों से अपने आप को निजात दिला ले, तो मैं आज भी एमक्यूएम को के हालात बुरे नहीं देख रहा। ग्रैंड अलायंस के हवाले से आज बड़ी खबर चल रही थी और मुशर्रफ साहब ने मुलाकात की नबील गबोल साहब से, और हमारे जराये में ये बताते हैं कि उनको बताया गया है कि ये लोग हैं जो कि ऑलरेडी इस कोएलिशन का हिस्सा बन चुके हैं और शायद 1-8 महीने में ये इत्तेहाद सामने भी आ जाए। मखदूम अमीन फ़हीम साहब हैं, पीर पगाड़ा साहब हैं, खोसा साहब हैं, जुल्फ़िकार खोसा साहब, और ये लोग मुलाकात भी कर चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड है रिसेंटली। हामिद नासिर चट्टा साहब हैं, गौस अली शाह साहब हैं, और परवेज मुशर्रफ साहब इसको लीड करेंगे और इस इत्तेहाद को सपोर्ट करेगा एमक्यूएम। आपके पास कोई खबरें हैं, कोई इतलात हैं इस तरह की? ये बातें तो मैं सुन रहा हूं कि इत्तेहाद की बातें शाते हैं। मेरे पास डिफरेंट खबर है इससे, बिल्कुल कोई इससे मिलती जुलती नहीं, इसकी मनफी खबर है। अच्छा। मेरा ख्याल है कि फौज टोटली 120% परवेज मुशर्रफ के साथ है। पाकिस्तान आर्मी वो उसकी तज़ीक में और उसकी सज़ा में या उसके डिफेंस और सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं आने देगी, और वो उसका बड़ा आइडियल है। लेकिन वो ये भी नहीं चाहती कि मुशर्रफ जो है सियासत में इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। अच्छा, तो अगर इस तरह का कोई इत्तेहाद, मैंने कहना था, इस पे आप सवाल नहीं कर सकते। सवाल तो बनता है, एक सवाल तो बनता है कि अगर ये इत्तेहाद बनता है तो आप समझते हैं कि इस पे जो है कोई एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं होगी? जब वक्त आएगा, अभी तो हालात इस मुल्क के बड़े खराब हैं जी। 5-6 ये जो नाम मैंने लिए वैसे इनमें है अभी कोई जान बाकी है पाकिस्तान की सियासत को लेकर? देखें, हाँ, इनमें एक बेहतर हामिद नासिर चट्टा ही मुझे नजर आया। आप नाम लें तो मैं अमीन फ़हीम साहब हैं, पीर पगाड़ा फ़हीम जो है उसके बारे में मैं कह नहीं सकता कि वो मुशर्रफ के साथ राब्तों में रहा जब पीपल्स पार्टी में था, और बेनज़ीर उस पर क्रिटिसाइज भी करती थी कि भाई आप इससे क्यों राब्ता रखते हैं।
लेकिन अमीन फ़हीम पार्टी को छोड़ने का फैसला, पीपल्स पार्टी को, मैं अमीन फ़हीम के घर गया था जी, प्राइम मिनिस्टर का पैगाम लेके, इसहाक खान का। मेरे साथ दानियाल अजीज़ के वालिद थे, अजीज़ साहब, अनवर अजीज़ जो हैं, और मैं मखदूम गया, वो उनके गांव का नाम है, स्पेशल प्लेन लेकर गया। उन्होंने फैसला करते करते इतनी देर लगा दी, जब के इसहाक खान ने मुझे फ़ोन किया कि यार शेख रशीद वापस आ जाओ तुम, दैट्स इट, वो ये। और फिर ज़िंदगी में जब मैंने एक दफ़ा ये बात हुई तो बेनज़ीर ने मुझे कहा कि शेख रशीद तू मखदूम साहब को इतना जानता नहीं है, वो उठता ही 2 बजे है तो तुझे कैसे मिलता वो वहाँ, कि तुम तो अलग सुबह पहुँचे हुए थे, सो वो उठता ही 2 बजे है, तो तुम्हारी चॉइस गलत थी और मैं प्राइम मिनिस्टर बनी हुई हूँ। मैंने कहा ठीक है जी, आप बनी हुई हैं। तो वैसे अगर ये अलायंस, क्योंकि कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के खिलाफ बनेगा, तो वाकई इसकी गुंजाइश है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वो अब तीसरी जमात है? देखें, अलायंस तो जरूर बनना चाहिए। मेरी ये ख्वाहिश है कि तहरीक इंसाफ और लोगों से भी अलायंस करे। देखें, मेरी तो कोई इतनी डिमांडिंग सीटों की पोजीशन नहीं है। जो 10 सीटों से मेरे साल पिछली दफा इत्तेहाद हुआ था, वो 10 सीटों में इनके सारे मरकजी लीडर खड़े हो गए। तो मैंने कहा ठीक है, आप जीतने वाले लोग हैं, जो जीतने वाले जहां कैंडिडेट हों वहां तहरीक इंसाफ को कोलिशन करनी चाहिए। इन 2 पार्टियों के, तो जमात इस्लामी उनके साथ वहां पर है खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन देखें आप कराची पे दोनों पार्टीज ये नहीं इत्तेफाक कर सके कि किसका कैंडिडेट विड्रॉ होगा, दोनों अपनी अपनी जगह पे खड़े हुए, तो इसका मतलब ये सियासी कमजोरी है। देखें, जमात इस्लामी मेरे हल्के में तो लड़ती रही है। जो जमात इस्लामी का बहुत सारा वोट बैंक पहले था, आज नहीं है। ठीक है जी, 3 इलेक्शन उन्होंने मेरे साथ 3000 पे आ गए हैं। यही 15-16 हज़ार का जब वोट होता था, देखिए ना, बाज लोगों के पेट वोट होते हैं, उनको साथ लेकर चलना बड़ा मुश्किल काम होता है। उनका जनाजा, उनकी खुशी, उनकी। इस वक्त सिराजुल हक साहब एक एनर्जेटिक आदमी है, लेकिन वो आगे अगले इलेक्शनों में क्या जमात इस्लामी का, देखो परवेज खटक तो चाहेगा कि ये इत्तेहाद चले और रहे। क्या पंजाब की सियासत में ये मुमकिन है? मेरा नहीं ख्याल ये मुमकिन है। सो इसलिए मैं समझता हूं कि पंजाब में आके तहरीक इंसाफ सीटों के मसलों में बहुत स्टिफ हो जाती है, बहुत सख्त रवैया इख्तियार करती है। इससे तहरीक इंसाफ का मिजाज भी किसी के साथ इत्तेहाद वाला मुझे दिखाई नहीं देता। जुडिशल कमीशन फाइनली बन गया है शेख साहब, आपके ख्याल में 126 दिन का धरना, उसके बाद बहुत सारी मुलाकातें, नतीजा ये पीटीआई और आपके हक में आया है कि जुडिशल कमीशन बन गया, या इससे ज्यादा की चाहत थी? देखिए जी, मैं तो ज्यादा ही आस लगाए बैठे था, खान साहब भी ज्यादा ही लगाए। मतलब हुकूमत को भेजने के लिए फुल तैयार थे, ये आपकी पोजीशन थी उस वक्त? बिल्कुल ठीक बात है। मैंने खुद कहा था कि अगर मार्च तक हुकूमत ना गई तो मैं समझूंगा कि मैं रह गया हूं। सो अब मैं महसूस करता हूं कि अगर मार्च की बजाय कुछ महीने बढ़ भी गए हैं, और मैं जुडिशल कमीशन को बड़ा अहम तस्वर करता हूं। जब मैं धरने पे था, मैं जुडिशल कमीशन के बनने को ज्यादा अहमियत नहीं देता था। अगर आप मेरी तकरीरें उठा कर देखें तो मैं इमरान खान को कहता था, इमरान खान इससे कुछ नहीं निकलेगा। वही बात है कि देयर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस, और वो फेस जो है, लेकिन अब मुझे ऐसा दिखाई देता है कि सारी पार्टियां, देखें, लोग कहते हैं जी शेख रशीद ने ये बात कही थी। देखें, जब शेख रशीद ने बात की थी, मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि पीपल्स पार्टी भी, मुझे ये पता कि पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ के साथ नहीं है, मजबूरियां और नैब का खौफ उसको लिए बैठे है। और अभी तक जो नवाज शरीफ चला रहा है कि उसने केस पीपल्स पार्टी के पेंडिंग रखे हुए हैं, अपने केसों समेत। लेकिन अगर बड़ा पंडोरा बॉक्स खुला और अगर ये सेटअप बदल गया तो बहुत सारे लोग जेलों में होंगे। हर एक आदमी का इन दी एंड एहतसाब होगा। लेकिन इस वक्त इंटरनेशनल हालात बहुत खौफनाक हैं। हमें इज्तिनाब करना चाहिए किसी तजुर्बे से, किसी एक्सपेरिमेंट को अवॉइड करना चाहिए। तो फिर शेख साहब आपकी ये प्रेडिक्शन, और अगर कोई इंटरनेशनल एजेंडा पाकिस्तान में भी आ जाता है और अगर गवर्नमेंट चली जाती है, इलेक्शन के मामलात आ जाते हैं। इलेक्शन को मैं इसलिए समझता हूं, एक बात मैं जुल्फकार अली भुट्टो से आज एग्री करता हूं। देखें, सियासत बदलती है, रंग कैसे कैसे। उन्होंने कहा था कि शेख रशीद, वो मुझे कौमी बदमाश कहता था, कहते थे, कहता तो नहीं कहना चाहिए, दुनिया में नहीं है। भुट्टो मुझे कौमी बदमाश, आपने देखे ना उसने जो उसके केसेस जिस पे मेरी जमानतें हुई, तो
हम जब नथिया गली मिले, ये भी एक दफ़ा हमारे साथ थे और भी लोग थे, मेरी जब पहली मुलाकातें हुई, उसने मुझे कहा कि शेख रशीद, मुल्क इंतखाबात मुल्क की बुनियादें हिला देते हैं। अगर अब इस वक्त ये हालात पैदा हो गए हैं तो मैं समझता हूं कि जुडिशल कमीशन जो है मेरे नजदीक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि हर पार्टी वहां चली गई है समेत नून के भी। जी, जुडिशल कमीशन तो बना है कि वो जिसकी मर्जी से बना है उन्होंने सबसे देर कर दी है, यानी कि तहरीक इंसाफ अपने शवाहिद जमा करने में सबसे देर लगा दी, बाकी सब पहुंच गए वहां पर। इसका जवाब तो कोई तहरीक इंसाफ वाला दे देगा, लेकिन मेरा ख्याल है उन्होंने वकील बड़ा तगड़ा किया है। पीरजादा साहब, हाँ, आपने ये भी कहा था ना कि मतलब इस धरने के बाद या तो इमरान खान साहब की सियासत दफन हो जाएगी या नवाज शरीफ साहब की दफन हो जाएगी, लेकिन दोनों अपनी जगह पे खड़े हैं। आप समझते हैं यहाँ पे तहरीक इंसाफ, आप समझते हैं अब इलेक्शन तक तो उनकी सियासत जो है वो दफन हो चुकी है? देखें, तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ी 126 दिन में लोगों का बहुत बड़ा वोट बैंक की सोच इमरान खान ने अपने साथ लेकर गई है। धरने से पहले इमरान खान की पार्टी सारे पंजाब में एक सीट की पार्टी है, सिर्फ शफकत महमूद की, और अगर सीटें हैं वो सारी पहले से लोगों की सीटें हैं। जैसे सरवर साहब थे पिंडी में, राणा साहब हैं जी, एक सीट शाह महमूद मुल्तान में, राइट। ये सारे असम्बलियों के पहले इलेक्टेबल्स हैं, जो इलेक्टेबल्स है। एक मैं अगर ये कहूं कि ये सिर्फ एक सीट है सारे पंजाब में, और लोगों ने रुझान धरने के बाद किया जब इतने बड़े जलसे कामयाब हुए। इस पार्टी का वजूद सियासी तौर पर धरने के बाद हुआ है। अच्छा, मेरी सियासी सोच। मुझे एक ब्रेक लेना है, इस ब्रेक के बाद मैं आपसे ये पूछूंगा कि जुडिशल कमीशन के सामने क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे सबूत रख सकेगी जो जिसके उन्होंने दावे किए थे, जिसके उन्होंने इल्जाम लगाए थे कि एक नेक्सस बना था और उन्होंने इलेक्शन हरवाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? इस पर भी बात करेंगे, यमन के हालात पर भी बात करेंगे। क्या जरूरत पड़ी, वजीर आजम साहब को एक रेजोल्यूशन पास हो गई थी, उसके बाद आके उन्होंने मजीद एक पॉलिसी स्टेटमेंट दिया, इस पर भी बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, शेख साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। शेख साहब, जुडिशल कमीशन के सामने क्या तहरीक इंसाफ सबूत रख सकेगी कि इतने बड़े पैमाने पर धांधली हुई जिसका इल्जाम उन्होंने बार बार लगाया है? तहरीक इंसाफ को रखना तो चाहिए, लेकिन तहरीक इंसाफ का ये बहुत बड़ा टेस्ट है। नहीं सर, आप भी उनके साथ रहे इतने अरसे धरने पे, आपको पता है उनके पास ठोस सबूत थे या सिर्फ हवा में बातें की गई? लेकिन गुजारिश ये है, मैं कोई लीगल आदमी नहीं हूं, मैं गली महल्ले का सियासीदान हूं। मैं सियासतदान हूं जान हथेली पे रख के और अपना ताबूत अपने कंधे पे लेके चलने वाला। मैं ये इंटेलेक्चुअलिज्म का और कोई बर्कले, हार्वर्ड और एसेक्स और सैसेक, मैं नहीं समझता कि सियासतदान के लिए बहुत बर्कलियंस या हार्वर्ड, ये मैं नहीं करता एचसोनिन वगैरह, इनका होना बड़ा सियासत का पेश खैम है। मैं समझता हूं कि पढ़े से ज्यादा गुड़ा होना बड़ा जरूरी है। हम रियाजत से यहां आए, हम उस्तादों वाले लोग हैं। इस मुल्क में कोई उस्तादों वाला सियासतदान नहीं है। हमने उस्तादों की रियाजत से सियासत में कदम रखा है बचपन से। इस मुल्क में एक सियासतदान नहीं है जिसने बच्चों की जेल काटी हो, स्कूल में कैद गया हो, स्कूल में उसने खबर बनाई हो कि जनाब एक मासूम बच्चा जनाब अली, उसके हाथ में हथकड़ी भी नहीं आती और 8वीं जमात का उसको जनाब है 1 साल कोर्ट मार्शल सजा हो गई। आज जो सूरत हाल है, जुडिशल कमीशन की पेट भरना केस का, ये तहरीक इंसाफ पे फर्ज है, क्योंकि वहां तो जो जबान बोली जाएगी वो कानूनी जबान होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस केस को सुन रहे हैं। मैं समझता हूं ही इज द बेस्ट मैन विच दे हैव, ये जो वकील उन्होंने किया है हफीज पीरजादा साहब, देखें वो हामिद खान से और दूसरे वकीलों से उन्होंने बुलंद शॉट मारी है लीगैलिटी में, और उसका जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है इसका, फीस क्या नाम है इसका, पीरजादा साहब का बहुत जबरदस्त। मतलब आपने कोई अमंग द 3, ठीक है, आपने कोई ठोस सबूत नहीं देखे हैं कि जो आपने देखा है चलते फिरते, लेकिन एक होता है ना कि सबूत सामने लेकर आना, कि आप उसको साबित कैसे करें? सर ये तो अब माशरा आ गया, लोगों ने हम पे केस किए हैं। हम तो कौंसलों में देखें, मेयर के इलेक्शन में मेरे साथ क्या हुआ, एक वोट से जिस तरह मुझे हराया गया, सारी गवर्नमेंट एक तरफ थी, सारी ज़िया-उल हक की गवर्नमेंट एक तरफ थी, लेकिन मैं तो कोर्ट में नहीं गया जी दोनों दफा। मैंने कहा अल्लाह मालिक है, लोगों ने उसके रिवेंज में मुझे बहुत वक्त से पहले मैंने बना दिया 85 में। अगर मैं नहीं समझता कि, लेकिन अब तहरीके इंसाफ पे फर्ज है कि वो, मेरा ख्याल है वो जरूर कर रहे होंगे, इतने बच्चे तो नहीं है कि। और ये जो तमाम पार्टीज अब जा रही हैं अपने शवाहिद लेकर, ये तहरीके इंसाफ के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह? क्योंकि फायदेमंद है जी, खैबर पख्तूनख्वा में भी गए, JUIF, ये फायदेमंद, इसका मत देखें,
अगर एक सीट की धांधली शेख रशीद में हुई है तो ये इलेक्शन को मुतासर करती है। अगर एक सीट की धांधली जो है सखाकोट कटलांग में हुई है मदाखल करती है। अगर एक सिंध में सखर में हुई है तो ये मदाखलत करती है। अगर उधर खजदार लोरालाई में हुई है। सो मुझे शक पड़ना शुरू हो गया है कि ये जुडिशल कमीशन काम दिखा सकता है। और अगर मेरी राय अभी बदलना शुरू हुई है कि ये जुडिशल कमीशन इस मुल्क में नए इंतखाबात करवा सकता है। लेकिन अगर मैंने बड़ा अहम जुमला बोला है कि नए इंतखाबात करवा सकता है। 2015 में ही हो जाएंगे। अगर आपका कहना दुरुस्त है कि जुडिशल कमीशन की वजह से इंतखाबात होंगे तो फिर मुमकिन है कि इसी साल हो जाए। लेकिन अगर इमरान खान नहीं साबित कर सके कि बड़े पैमाने पे एक मास्टर प्लान, एक ग्रैंड प्लान के जरिए ये साजिश हुई है, ये धांधली हुई है, फिर क्या होगा? ऑफ कोर्स मेरे कहने की जरूरत नहीं है, इमरान खान की बात की नफी होगी। मतलब वो ऑल आउट चलेगा। आप मुझसे वो सवाल पूछे ना जो कॉमन ये देखे ना, अब इस मुल्क में टीवी देख देख के आम आदमी सियासत मुझसे ज्यादा समझता है। मैं जो कपड़े पहन के आता हूं, जो कॉलर पहन के आता हूं, जो स्कार्फ पहनते आता हूं, लोग उस पर भी सुना, मैं तो नहीं देखता वो जो सोशल मीडिया पे तबसरे करते रहते हैं। सो इसका मतलब है दे आर इन्वॉल्व। लेकिन आप सियासत अपने उस्ताद से सीखे ना, इसलिए मैंने कहा कि उनकी सियासत फिर खत्म है। मतलब इतनी बड़ी, इतना बड़ा इल्जाम और वो साबित नहीं कर। सियासत किसी की खत्म नहीं होती। एवरी डे इज नॉट संडे। सियासत नहीं लोगों की खत्म होती अगर उसमें हौसला हो। देखें, अगर उसमें हौसला हो, अगर जिस शख्स के अंदर हौसला होता है वो मौत के मुंह से भी कामयाबी को छीन लेता है। कहा नवाज शरीफ साहब जो है मुल्क जिला वतन हो गए थे और अब जो है वो तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बन गए। कह लें आप, नवाज शरीफ साहब की मिसाल आपको अच्छी लगती है। 2 दफा पहले डिसमिस हुए हैं, मुझे शक है कहीं तीसरी दफा भी उनके साथ ये भी एक तरीका है देखने का। शेख साहब, यमन के हवाले से बात करते हैं। रेजोल्यूशन आ गई, पार्लियामेंट 5 दिन बैठी, रेजोल्यूशन आ गई। इसके बाद फिर जरूरत पड़ी क्योंकि तनकीद आ रही थी, यूएई के मिनिस्टर से आ गई, सऊदी अरब के मिनिस्टर से आ गई, फिर एक और पॉलिसी स्टेटमेंट दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने। आपने दोनों चीजें देखी हैं, कोई वाज़ेह फर्क नजर आया इसमें? अब मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब ने थोड़ी इसकी, मैं इस मसले में नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करता हूं। जो उन्होंने तब्दीली की, ये पाकिस्तान की जरूरत है। अब मैं रेजोल्यूशन की बुनियाद में नहीं जाना चाहता, मैंने पहले ही कहा, लोग समझेंगे मुझे बड़ा शौक है। मैं भी एक सीट का मेंबर था, वहीं बैठा हुआ था असेंबली में। सबको एक एक को बुलाया गया सिवाय शेख रशीद को। मैं कम से कम एक आधा लफ्ज जो है उसको माइल्ड जरूर कर देता। अगर आप दोस्त नहीं बना सकते तो दुश्मन तो मत बनाए। ये रेजोल्यूशन दुश्मन बना रही थी। ये मैं नहीं कहना चाहता, मैं और ट्रेंड में सेंस में कह रहा हूं। इसमें आपको पता है ना, जब ये रेजोल्यूशन आई थी तो एक न्यूट्रल का वर्ड भी डाला गया था, जो कि खास तौर पे शीरीन मजारी तहरीक इंसाफ की तरफ से डाला गया था, और इस पर बड़ा शदीद रद्द अमल आया था यूएई की जानिब से कि न्यूट्रल कैसे हो सकते हैं, एक तरफ यमन बागी है, दूसरी तरफ यमन की हुकूमत है। पता नहीं, लोगों ने मुझे कहा कि शीरीन मजारी ने बाहर आके कहा कि ये लफ्ज हमने डलवाया। इसका जवाब फिर वही देंगी। मेरे तो एतादी है, मुझे देना। ये मुझे किसी ने कहा, मैंने खुद नहीं सुना। ये ना हो कल क्योंकि वो कोई कहे कि भाई मुझे किसी ने ये कहा कि इन्होंने बाहर आके कहा कि ये लफ्ज हमने डलवाया। हालांकि जो अमेंडमेंट्स वगैरह होती हैं इसका जिक्र बाहर आके करना मुनासिब नहीं होता। अगर इन्होंने ये कहा है कि ये न्यूट्रल का लफ्ज हमने डलवाया और हमारे इसरार करने पे मजबूर हुई है हुकूमत ये न्यूट्रल का लफ्ज डालने पे, तो फिर बेहतर है आप उनसे जवाब। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी हमारे यहाँ सर आपको पता है ये सिर्फ सिविल हुकूमत का काम नहीं है। फॉरेन पॉलिसी बनाना, इसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा अहम किरदार होता है, और खासतौर पर पाकिस्तान में हमेशा से रहा। और ये धरने के बाद तो आपको पता है फिर कौन कहाँ पे खड़ा हुआ है। तो ये फौज की क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उनकी ख्वाहिश क्या थी? देखें, फौज जाएगी सऊदी अरब, महाज पे नहीं जाएगी। देखें ना, पहले भी ये फौज जो है, ये जितने लोग बड़े बड़े जर्नैल हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये असीर में, नजरान में, कहां कहां इनकी पोस्टिंग रही है। तबूक में खुद ज़ियाउल हक ने वैसे कोई जंग नहीं लड़ी, लेकिन पता नहीं लड़ी हो, मुझे पता नहीं, मैं माफी मांग लेता हूं उनसे। जॉर्डन में उन्होंने सूरत हाल जो सारी मामलात हुई, और दोनों साइड पे नवाज शरीफ की 2 ऑप्शंस थी जो मैंने तकरीर असेंबली में की। ये सऊदी अरब को तासर देंगे, इमरान खान वगैरह सब आपके खिलाफ हैं, और ये जो न्यूट्रल का लफ्ज उछाला जा रहा है, ये मुल्क में एक शिया सुन्नी सोच की बुनियाद पर उछाला जा रहा है, विच इज टोटली रॉन्ग। ना ये शिया की लड़ाई है, ना ये सुन्नी की लड़ाई है। और ये जो हादिस हैं, ये किसी जमाने में अर्ली डेज में जब कम्युनिज्म के खिलाफ वहां जंग हो रही थी, सऊदी अरब के साथ भी थे ये। और ये जिबूटी में जो इनकी सारी ट्रेनिंग हुई है, वहां 1/4 तो अलकायदा के पास जा चुका है यमन। और अगर यहां जंग बड़ी होती है, मेरी किसी फौजी से बात नहीं हुई ऑनेस्ट टू गॉड, लेकिन मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की फौज
जाना उन पे कोई इतराज नहीं होगा। और नवाज शरीफ ने ये तासर जो दुनिया में दिया कि सारी पार्लियामेंट मुखालिफ है, सारी सियासी पार्टियां मुखालिफ हैं। देखें ना, पीपल्स पार्टी की तो मतलब सऊदी दूसरी अरब, पार्टीज को वो दूर कर रहे हैं गल्फ स्टेट से। देखें पीपल्स पार्टी की तो पहले ही सऊदी अरब से फटा था। सही है। उनके बहुत सारे इतराजात थे, मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहता। लेकिन इस जंग में नवाज शरीफ साहब ने ये तासर दे दिया कि जनाब अली ये तो सारे सऊदी अरब के और इस गल्फ वर्ल्ड के मुखालिफ लोग पार्टियां थी, मैं ये तब्दीली करने लगा हूं। और ये न्यूट्रल का वर्ड जानबूझकर उछाला जा रहा है दोनों तरफ से। तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये साजिश है, और अगर उन्होंने किया है या नहीं किया है इसका जवाब वो बेहतर दे सकते हैं। लेकिन जितना इस वक्त इस बात को उछाला जा रहा है, मुझे ये भी एक तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश दिखाई देती है। कभी आइंदा अगर वो गवर्नमेंट में आते भी हैं तो उनके ताल्लुकात पहले से ही जीसीसी कंट्रीज के साथ नेगेटिव शुरू होंगे, मनफी लेवल पे शुरू होंगे। लेकिन मुझे ये बताएं, ये रेजोल्यूशन को हम ऑन द फेस ले सकते हैं या ये ड्रोन अटैक वाली रेजोल्यूशन है कि ड्रोन हमले हमारी सालमियत के खिलाफ है, सॉवरेनिटी के खिलाफ है, लेकिन फिर भी हमने पीछे से इजाजत दी हुई थी, करते हैं जितने करते हैं हमें बता के करें बस। देखें सऊदी अरब, सऊदी नेचर को आप अगर समझना हो, अरब नेचर को, दे ऑलवेज टॉक विद नंबर वन। उन्होंने रहील शरीफ से भी बात की है, उन्होंने नवाज शरीफ से भी बात की है, और मैं इसको एक अच्छा फेल समझता हूं कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को आज भेजा है। दे नो, बेशक इनकी सियासतों में वो गर्म जोशी ना हो दो भाइयों की भी, बट इट्स ए गुड साइन, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा लेबर इस इलाके में रहता है और लेबर कहीं और एडजस्ट नहीं हो सकता। ना वहां लेंटर पड़ सकते हैं 52 के टेम्परेचर में, ना कोई पाकिस्तानियों ने अपनी जान हथेली पे रख के ये सारे इन मुल्कों की तरक्की की है। यहां तो खाक छानने के लिए भी मेट्रो बस हर महीने 1 महीना बढ़ा देते हैं। 100 बिलियन की ये मौत का कुआं इन्होंने 100 बिलियन 45 बिलियन लिखा ये हुआ है 55 बिलियन आप देखें। मैं चैलेंज करता हूं, ये सारा इस्लामाबाद सब लगा के और जिस तरह सुरंगें हैं, ये मौत के कुएं की जो सर्कस लगाई है, ये 100 बिलियन रुपए तबाही और बर्बादी है। लेकिन मैं शहबाज शरीफ साहब के सऊदी अरब जाने को सपोर्ट करता हूं। चलिए इसी नोट पे प्रोग्राम को हम खत्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।